अस्सलामुअलैकुम। स्पोर्ट्स वर्ल्ड में आपको वेलकम कहेंगे। मैं हूं हिफ्सा इम्तियाज। आज के टॉपिक्स पर सबसे पहले नजर डालते हैं। पीसीबी गवर्निंग बोर्ड का वीडियो लिंक इजलास हुआ है जिसमें हम फैसले किए गए हैं। वो फैसले क्या हैं ये जानेंगे अपने एक्सपर्ट से। इसके साथ साथ पीसीबी 2 नई टीम्स की नीलामी 8 जनवरी को करेगा। नई फ्रेंचाइजीज के लिए फाइनेंशियल मॉडल भी तैयार कर लिया गया है। PSL 11 में 44 मैचेस खेले जाएंगे। इसके साथ साथ साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर राना नवीदुल हसन ने अफगानिस्तान एकेडमीज कोच की हैसियत से अपनी राहें जुदा कर ली हैं। सिडनी फायरिंग वाकये के बाद सिडनी सिक्सर्स की इंतजामिया ने कल शेड्यूल मैच के लिए सख्त तरीन सिक्योरिटी का ऐलान किया है और बिग बैश में आज सिडनी थंडर्स के शादाब खान ने अच्छी बैटिंग की और 34 रन बनाए हैं। जिन पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को ज्यादा हाइप मिली वो कुछ ना कर सके। एशिया कप अंडर 19 में पाकिस्तानी बैटर्स अरब अमारात के खिलाफ 50 ओवर्स में 244 रन बना सके हैं। और सियासत का मैदान श्रीलंका में भी खुशियों के साथ तकलीफ भी लाता है। वर्ल्ड कप विनिंग कप्तान राणा तुंगा की गिरफ्तारी के वारंट जारी हो गए हैं और एशेज सीरीज का तीसरा टेस्ट कल से शुरू होगा। पैट कमिंस मेजबान टीम की क़यादत करेंगे और भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान चौथा T20 भी कल खेला जाएगा। इन टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद होंगे जाहिद मकसूद साहब, हमारा साथ देंगे मोहम्मद यूसुफ अंजुम और सलीम खालिद साहब भी। आप तीनों को वेलकम कहूँगी। आगाज़ करती हूँ जाहिद साहब आपसे। पीसीबी गवर्निंग बोर्ड ने नेशनल स्टेडियम कराची और LCCA ग्राउंड में तामीराती कामों की मंजूरी दी है। जो अहम फैसले हुए हैं आप इस हवाले से क्या बताएंगे? देखिए, वीडियो लिंक इजलास था मोहसिन नकवी साहब की सदारत में, उसमें कई अहम फैसले भी किए गए हैं और मोहसिन नकवी साहब जो पीसीबी के चेयरमैन हैं उन्होंने ब्रीफिंग भी दी है, जिसमें एक तो था कि नेशनल स्टेडियम कराची का आपको पता है काम ज़रा रुका हुआ था। उन्होंने उसकी तामीर नौ का जो है वो भी फ़ैसला किया गया इजलास में। फिर LCCA ग्राउंड जो कि कज़ाफ़ी स्टेडियम के बिल्कुल साथ है, एक किस्म का वो प्रैक्टिस ग्राउंड है और उसको उन्होंने बिल्कुल ओवल की तरह बनाने का फ़ैसला किया है। ज़ाहिर है प्रैक्टिस की भी ज़रूरत होगी जब इंटरनेशनल टीमें आती हैं। फिर ख़ास बातें जब उन्होंने ब्रीफ़ किया तो उन्होंने कहा कि मुज़फ़्फ़राबाद में PSL के मैच कराने की कोशिश करेंगे और एक अच्छी खबर ये भी दी कि इंटरनेशनल मैचेस भी होंगे मुज़फ़्फ़राबाद के स्टेडियम में, जबकि इस्लामाबाद में जो मुजवज़ा स्टेडियम है जिसकी ज़रूरत अक्सर महसूस की जाती थी मैचेस रावलपिंडी में होते थे और रावलपिंडी स्टेडियम की खस्ता हालत को देखकर उस वक्त तज़यीन और आइश का काम भी अधूरा छोड़ दिया गया, बल्कि किया ही नहीं गया था, सिर्फ चेयर्स लगाई गई थी। तो इस्लामाबाद के स्टेडियम के बारे में उनका ये मौक़िफ़ था कि स्टेट ऑफ द आर्ट बनाया जाएगा। बल्कि एक अहम बात यह भी थी जो इजलास में बताएगी कि क्लबों की जो रीजनल सतह पर स्क्रूटनी है, आपको याद होगा जो भी चेयरमैन आता है क्लबों की स्क्रूटनी की जाती है। क्लब जो है बाज़ औक़ात ऑन पेपर मौजूद होते हैं और वैसे उनकी कोई हैसियत नहीं होती, वो कि निजी फ़र्म की खिदमात हासिल की हैं जो मारूफ फ़र्म है बकौल PCB के, और उनकी स्क्रूटनी का अमल भी जारी है। इसी तरह से बहुत से अहम फ़ैसले जो है किए गए हैं और ब्रीफ भी की गया है। मोहसिन नकवी साहब की खिदमात को भी सराहा गया। अरकान ने खुसूसन श्रीलंका की टीम को यहाँ रोकना, सीरीज़ को जारी रखना, फिर जो रोड शो हुए हैं लंदन में और न्यूयॉर्क में, इस हवाले से। सही। सलीम साहब, मैं आपकी जानिब आना चाहूँगी। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? नेशनल स्टेडियम कराची और LCCA में जो तामीराती मंजूरी दी गई है, आपको लगता है इस बार डेडलाइंस को मैच किया जाएगा? देखिए, नेशनल स्टेडियम में काम बाकी था और PCB ने यही कहा था कि इसको कुछ अरसे बाद मुकम्मल करेंगे। अब इसकी मंजूरी भी ले ली गई है और बाकी काम होगा। लेकिन जो पिछले दिनों एक स्टेटमेंट सामने आया था उसमें ये कहा था कि PSL के बाद शायद इसका काम होगा। अभी ये थोड़े दिनों में वाज़ेह होंगी चीज़ें। लेकिन ज़ाहिर है स्टेडियम को बिल्कुल स्टेट ऑफ द आर्ट बनाने का ऐलान हो चुका है। कहते हैं कि लाहौर से भी अच्छा स्टेडियम यहाँ कराची में बनेगा और ज़ाहिर है हमारे यहाँ सारी टीमें आ रही हैं। ICC इवेंट की भी हमने मेज़बानी कर ली। क्रिकेट यहाँ माशाल्लाह कंटिन्यूसली हो रही है, तो हमें अपने जो वेन्यूज़ हैं उनको भी ऐसे बना के रखना है कि ज़बरदस्त हों और आलमी मयार के हों। तो पिछले कुछ अरसे हमने देखा था इस पर काम नहीं हुआ था, लेकिन जब से मोहसिन नकवी चेयरमैन बने उन्होंने शुरू किया इस हवाले से और रेनोवेशन भी हुई। काफ़ी कज़ाफ़ी स्टेडियम की तो बिल्कुल शक्ल ही चेंज हो गई। तो नेशनल स्टेडियम में भी इस तरह होगा। फिर जैसे मुज़फ़्फ़राबाद की बात हुई, वहाँ पर अगर क्रिकेट हो तो बड़ा ज़बरदस्त रहेगा। पिकनिक अच्छे अच्छे मनाजिर भी देखें, क्रिकेट भी देखें और एक अच्छा वेन्यू भी का भी एक इजाफा हो जाएगा पाकिस्तान में। इरादा PCB का यही है कि PSL से स्टार्ट करें और वहाँ पे ज़ाहिर मैच वगैरह तो होते हैं, लेकिन अब जब बड़े लेवल के मैच होते हैं ना तो उसके लिए तैयारियाँ भी उसी तरह की होती हैं, उसके लिए रेनोवेट भी उसी तरह से इसको किया जाता है। मतलब आप ये समझें किसी वेन्यू की किस्मत अगर आपको बदलनी हो
तो वहाँ पर कोई या तो PSL का मैच आ जाए या इंटरनेशनल लेवल का। तो अच्छी चीज़ ये है कि PCB अब कोशिश कर रहा है। LCCA का भी जो प्रेस रिलीज में जिक्र था कि वहाँ का भी जो ग्राउंड है तो उधर भी काम हो रहा है। इस्लामाबाद में एक स्टेडियम बनाने का इरादा है, तो इसका फ़ायदा ही होगा पाकिस्तान को इंशाल्लाह। सही। यूसुफ, क्या ये बेहतरी सिर्फ बड़े शहरों तक महदूद रहेगी, और इसके साथ साथ आपको क्या लगता है जो इस वक्त ये फैसले किए जा रहे हैं ये वक्ती नौयत के हैं या लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से भी कुछ प्लानिंग है? ग्राउंड है तो उधर भी काम हो रहा है। इस्लामाबाद में एक स्टेडियम बनाने का इरादा है। यूसुफ सुन पा रहे हैं? यूसुफ से हम इस हवाले से भी जानेंगे। सलीम साहब, आपके जानिब आना चाहूँगी। PSL के हवाले से अब जो दो नई टीमों की नीलामी जो है वो 8 जनवरी को की जाएगी। फिर इसके साथ साथ जो फाइनेंशियल मॉडल में सरमायाकारों को जो बेसिक सिक्योरिटी और गारंटी की अगर हम बात करें तो किस लिहाज से उन्हें कन्विंस किया जाएगा? जी, उनको ये कहा गया है कि 5 साल तक, यानी 11th एडिशन से 5 साल तक मिनिमम 85 करोड़ रुपीस पर फ्रेंचाइज तो मिलेंगे। जो 2 नई आ रही हैं टीमें उनके लिए ये है, यानी एक तरह से इनको एक गारंटी मिल गई है कि जी सेंट्रल पूल अगर इससे कम हुआ तो इतना तो PCB मैच करके देगा। जैसे सपोज 75 आया तो 10 PCB मिला के देगा। इस तरह के एक अच्छी चीज़ ये है। लेकिन अब सेंट्रल पूल PSL का ज़्यादा ही होता है। जैसे इस साल का भी 97 करोड़ रुपीज़ है पर फ्रेंचाइज जो मिलना है उनको। अभी तक कुछ मामलात हैं जिसकी वजह से अदायगी मुकम्मल हुई नहीं है। लेकिन जो नई टीमों के लिए भी उनको एक अच्छी चीज़ ये है कि शुरू से ही उनको वो फाइनेंशियल मॉडल मिल रहा है जो पुरानी टीमों का है। यानी 95% जो बेशतर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं PCB के, ब्रॉडकास्ट और दूसरे सारे जितने भी हैं सब में ज़्यादातर में 95% ही होता है। सेंट्रल पूल में जाते हैं पैसे और फिर 95% उसका फ्रेंचाइज को मिल जाता है। तो नई टीमों को भी यही मिलेगा। और दूसरा, जिस तरह मैंने बताया कि 85 करोड़ रुपए की तो उनको गारंटी दी गई है। वैसे भी नज़र आ रहा है कि बहुत ज़्यादा जोश खरोश है PSL की जो 2 नई टीमें हैं इनके हवाले से, और कई बड़े प्लेयर भी इस दौड़ में मौजूद हैं। बड़ी बड़ी पार्टीज़ चाह रही हैं, चाहे वो अमेरिका के कुछ लोग हैं या बरतानिया के लोग हैं, यूरोप के 1-2 और ममालिक हैं वहाँ के लोग हैं, पाकिस्तान के कुछ बड़े ऐसे बिजनेसमैन हैं जो चाह रहे हैं ये टीम लेने के लिए। लेकिन टीम 2 है और बहुत सारे लोग मैदान में मौजूद हैं। तो जब ये लाइव दिखाया जाएगा, जब ये नीलामी होगी लाइव दिखाई जाएगी तो बड़ा इंटरेस्टिंग वो एक चीज़ होगी। लाइव दिखाने से ये भी है कि शफाफियत भी बरकरार रहती है। लेकिन जो PCB ने रोड शोज़ किए न्यूयॉर्क में, उससे पहले लंदन में, उसका भी यकीनी तौर पर फ़ायदा हुआ होगा। आप अपने प्रोडक्ट को जब तक पेश नहीं करेंगे दूसरे के सामने अच्छा बना के, तब तक उसका इतना आगे पता नहीं चलता। तो होपफुली जो 2 टीमें नई हैं अच्छी कीमत में फ़रोख्त होंगी, क्योंकि अब हमारे लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए बहुत ज़रूरी है ये, क्योंकि ICC के टेलीविज़न राइट का जो इशू आ रहा है वो कि वक्ती तौर पर हल हो गया है, लेकिन वो होगा, मसला बनेगा तो उधर से पैसे सारे मुल्कों को मिलना कम होंगे। तो उससे अच्छा है कि हम जितना अपने ज़राए आमदनी बढ़ाएं, यानी PCB, वो अच्छा है। तो होपफुली इसका फ़ायदा ही होगा। बिल्कुल सही। जाहिद साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी। साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर राना नवीदुल हसन अफगानिस्तान में अकेडमीज कोच थे, उन्होंने अपना अहदा छोड़ दिया है। क्या कहेंगे इस जो इस्तीफ़ा उन्होंने दिया है, इसके क्या मसाइल हो सकते हैं, क्या वजूहात हो सकती हैं? देखिए, बहुत से पाकिस्तानी क्रिकेटर जो हैं, साबिक टेस्ट क्रिकेटर, वो वहाँ अफगानिस्तान में अपनी सर्विसेज अंजाम देते रहे। राशिद लतीफ़ रहे, यूनुस खान रहे, इंजमामुल हक जब उनके कोच थे तो फिर एकदम वो पाकिस्तान क्रिकेट में आ गए थे। और इस तरह से हालिया दिनों में इमरान फ़रत और राना नवीदुल हसन वहाँ पे निचली सतह पे कहना चाहिए कि अंडर 19 और अंडर 21 की सतह पे दोनों कोचिंग करते थे। इमरान फ़रत तो ऐसे पहले आ गए थे, राना नवीदुल हसन अभी वहाँ पे मौजूद थे। जो हमारे सोर्सेज हैं, जो हालात बताते हैं, वो तो यही कि दोनों मुल्कों के दरमियान एक टेंशन भी चल रही थी, हालात भी अच्छे नहीं थे। लेकिन राना साहब और इमरान फ़रत से जब भी हमारी बात हुई है, वो वहाँ के टैलेंट की तारीफ़ करते रहे कि वहाँ बड़ा शौक़ है नौजवानों में। आपको पता है जंग ज़दा अफ़गानिस्तान था तवील अरसा, अभी तक जो उनके कौमी टीम में ज़्यादातर खिलाड़ी हैं वो तो पाकिस्तान में बने। राशिद खान और दूसरे जो है कई पैदा यहाँ पे हुए, यहाँ पे गलियों में खेल कर बने, पेशावर की गलियों में, लाहौर की अकेडमी में, यहाँ बाद में और इंडिया में उनके कैंप लगते रहे। हालिया दिनों में उनका UAE में कैंप पड़ा हुआ है। लेकिन अब उनकी नौजवान नस्ल में शौक़ ज़रूर है। अब लगता यह है कि दोनों मुल्कों के जो हालात हैं शायद इस समर की इजाज़त ना देते हों,
और राना नवीद हसन ने उससे अलग होना मुनासिब समझा। राना नवीद हसन आपको पता है पाकिस्तान की तरफ से तकरीबन हर मुल्क में खेल चुके हैं, फास्ट बॉलर थे बल्कि बहुत अच्छे ऑलराउंडर हुआ करते थे। सही, जैसा कि हम इस वक्त राना नवीदुल हसन का जिक्र कर रहे हैं तो उन्होंने हमें इस प्रोग्राम में ज्वाइन भी किया है। साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर हैं, उन्हें वेलकम कहेंगे अपने प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया राना नवीदुल हसन साहब आपके वक्त का। कहिएगा, सबसे पहले तो आपने अफ़गानिस्तान अकेडमी कोच के तौर पर काम किया, आपने वो उनसे अपनी राहें जुदा कर ली, ये फैसला कुन मरहला कैसा था, और फिर अफ़गानिस्तान के क्रिकेटर्स की अगर बात करें तो आपने उनमें क्या नुमाया फ़र्क देखा? थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे काबिल समझा कि इस प्रोग्राम में लिया और मैं आपका बड़ा मशहूर हूँ। थैंक यू सो मच। सो फार बहुत अच्छी जर्नी रही, 3 साल का कैरियर था। 3 साल में मैंने जो HPC उनका हाई परफॉर्मेंस सेंटर है उसमें काम किया। मेरे साथ 1 साल इमरान फरद भी रहे, और मैं समझता हूँ कि जब आप क्रिकेट खेल रहे होते हो तो कुछ और सिनेरियो होता है, लेकिन जब आप कोचिंग में आ जाते हैं या इस फील्ड में आते हैं, सिखाने वाली फील्ड में, तो फिर थोड़ा डिफिकल्ट होता है। फिर दूसरा कि जब आप किसी और कंट्री की तरफ से कोचिंग कर रहे हो तो और ज़्यादा होता है। लेकिन सो फार अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छी जर्नी रही, बहुत ज़बरदस्त, और बहुत टैलेंट है अफगानिस्तान में। स्पेशली स्पिनर्स और फास्ट बॉलर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं उनके पास, और सिर्फ उनको पॉलिश करने की ज़रूरत है, अदरवाइज बहुत टैलेंट है। और मैंने जितना भी वहाँ पे 3 साल कोचिंग की है हाई HPC में, हाई परफॉर्मेंस सेंटर में अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, तो मुझे भी काफ़ी कुछ सीखने का मौका मिला और सीखा भी, ताकि आगे भी जब भी काम करें, चाहे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में या कहीं और भी जॉब मिलती है या करते हैं, तो हमें बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा उसके पास। राना साहब, उनकी मैं जाहिद मकसूद हूँ, कैसे हैं आप? ठीक हैं? हेलो राना साहब, आवाज़ आ रही है? जी जी आ रही है। राना साहब, जाहिद मकसूद बोल रहा हूँ। जी जी जाहिद भाई, कैसे हैं? ठीक ठाक। राना साहब, इसी स्टूडियो में आप हमारे साथ होते थे जब वर्ल्ड कप की नशरियात थी। अच्छा ये बताएं कि आप अफगानिस्तान में इतना अरसा रहे, अकेडमीज़ की सतह पे हमने देखा है कि वहाँ फास्ट बॉलर ज़्यादा नहीं आ रहे, लेकिन स्पिन में बड़ी जरखेज़ है वहाँ की धरती, कहना चाहिए, अफगानिस्तान की टीम स्पिनर बहुत आते हैं। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैंने जब ज्वाइन किया 2023 में तो बिल्कुल फास्ट बॉलर नहीं थे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अभी जितने भी मैंने 2, 2.5 साल, 3 साल काम किया है, तो बैकअप में 10 से 15 बॉलर हैं जिनका अभी भी कैंप लगा हुआ है जलालाबाद में। तो वो आपको नजर आएंगे इंशाल्लाह जल्द ही। जैसे ये वर्ल्ड कप खत्म होगा तो आपको नए फास्ट बॉलर भी नजर आएंगे, क्योंकि उनके ऊपर बड़ा काम हुआ है 3 साल से, और गए बगैर उनको थोड़ा सा मौका भी दे रहे हैं। जो थोड़ी सी हल्की सीरीज होती है, जैसे जिम्बाब्वे वगैरह से मैच होते हैं, तो हम लोग उनमें उनको थोड़ा जो नए लड़के हैं उनको मौका दे रहे हैं। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे जाहिद भाई, जैसे ये वर्ल्ड कप खत्म होगा आपको नए फास्ट बॉलर देखने को भी मिलेंगे। हाँ जी, स्पिनर्स की आपने बात की है, स्पिनर यकीन करें कि वहाँ पे चाइना मैन बहुत ज़्यादा है, लेग स्पिनर बहुत ज़्यादा है, लेफ्ट आर्म स्पिनर बहुत ज़्यादा है। मैं समझता हूँ कि आप देख लें ऑल ओवर द वर्ल्ड जितनी भी लीग्स क्रिकेट होती हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा मेरा ख्याल अफगानिस्तान के क्रिकेटर्स खेलते हैं, तो विच इज़ वेरी गुड फॉर अफगानिस्तान क्रिकेट। आइंदा जब भी वो जिस तरह की वो क्रिकेट खेल रहे हैं, जिस तरह का उन्होंने अपना मुकाम हासिल कर लिया है, उसको कंटेन रखने के लिए मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। ठीक है, बहुत शुक्रिया राना नवीदुल हसन साहब हमारे साथ मौजूद थे। आपके प्रोग्राम में वक्त देने का बहुत शुक्रिया। डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं प्रोग्राम में एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। अंडर 19 एशिया कप में पाकिस्तान ने UAE को हरा दिया है। 241 पाकिस्तान ने टारगेट दिया था और 171 पर UAE ऑल आउट हो गई। यूसुफ, आपसे आगाज़ करूंगी, अंडर 19 में पाकिस्तान की अब तक जो परफॉर्मेंस जा रही है और स्पेशली आज के मैच पर क्या कमेंट करेंगे? बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात है कि पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करने में कामयाब हुई। आज का मैच उनके लिए बड़ी अहमियत का अमल था, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया के हाथ में नाकामी के बाद पाकिस्तान टीम के लिए नए दो और दाई की हैसियत रखता था। यंगस्टर ने अच्छा परफॉर्म किया और इतनी तौर पर जो सेमीफाइनल होगा इसमें भी हम पाकिस्तान से अच्छी परफॉर्मेंस की उम्मीद रखते हैं। फिर पाकिस्तान की जो दुनिया सतह पर टीम है इस वक्त काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। आपको पता चल इससे पहले जो एशिया कप हुआ राइजिंग स्टार, तो उसमें पाकिस्तान की टीम ने एक अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, क्योंकि अंडर 19 को इसके बाद अंडर 19 वर्ल्ड कप भी खेलना। उससे पहले
अंडर-19 एशिया कप में पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस से इनका मोराल भी बूस्ट होगा और पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए भी एक नेक शुगुर इसको कहा जा सकता है। सही। जाहिद साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी, बिग बैश की बात करते हैं हम। अभी जो भी ऑस्ट्रेलिया सिडनी में मैचेस हो रहे हैं, एक तो उनकी कल से सिक्योरिटी जो है वो सख्त करने का ऐलान किया, उसके साथ साथ बिग बैश में शादाब अपने रिदम में वापस आते हुए दिखाई दे रहे हैं उन फिटनेस मसाइल के बाद। देखिए हिफ्ज़ा, क्योंकि जो नाखुशगवार वाक़या हुआ सिडनी में फायरिंग का, जिसका पूरी दुनिया में बड़ा चर्चा है और पता है आपको, इंडिया और इसराइल ने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम मिल गए, उसका अभी तक जो है शोर जो है वो थमने का नाम नहीं लेता कि वो फायरिंग किसने की, किस मुल्क से तल्लुक़ था। बहरहाल उसके आफ्टर इफेक्ट्स ही कहना चाहिए एहतियाती तौर पर पहले भी न्यूज़ आ चुकी थी कि सिडनी सिक्सर्स का जो मैच है उस दिन मैच जारी था जब ये वाक़या अफसोसनाक पेश आया, तो उन्होंने अब ऑफिशियली भी अनाउंस किया है कि सिक्योरिटी सख्त कर दी जाएगी, क्योंकि कल सिडनी सिक्सर्स का, जिसमें बाबर आजम खेलते हैं, कल उनका दूसरा मैच है एडिलेड के साथ जिसमें तरफ से हसन अली खेलते हैं, तो उन्होंने कहा है कि इस मौके पर सख्त तरीन सिक्योरिटी का इंतज़ाम किया जाएगा। जहाँ तक अपने शादाब का तल्लुक़ किया, शादाब की टीम तो आज हार गई क्योंकि उनका हरिकेन्स की टीम जो उनकी थी डिफेंडिंग चैम्पियन, उनके साथ मैच था, 180 रन उन्होंने बनाए थे। अलबत्ता शादाब की इंडिविजुअल कारकर्दगी की आप बात की जाए तो तसल्ली बख्श कही जा सकती है, क्योंकि उन्होंने एक मुश्किल टाइम में जब विकेटें गिर रही थी 34 रन बनाए 34, और फिर तेज़ खोलने की कोशिश में छक्का लगाते हुए एक बेहतरीन उम्दा कैच का वो शिकार हुए जो बाउंड्री पे फील्डर ने लिया, और जब बॉलिंग की भी बारी आई तो उन्होंने 2 विकेटें भी हासिल की हैं। तो शादाब के लिए तो आज का मैच एक अच्छा मैच करार दिया जा सकता है। सही। सलीम साहब, शादाब के फिटनेस खदशात थे लेकिन उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, और जिनकी वजह से एक हाइप क्रिएट थी क्रिकेटर्स की वजह से पाकिस्तानी, उनकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी मायूसकुन रही है। क्या वो एक्सपेक्टेशंस का प्रेशर ले जाते हैं? अभी तो एक ही मैच ही खेला है उन लोगों ने, होपफुली उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी आएगी, लेकिन शादाब पर ज़्यादा नज़रें यूँ हैं कि उनका कमबैक होने का चांस है। पाकिस्तान टीम के लिए सर्जरी के बाद बाहर थे, क्रिकेट से रिहैब उन्होंने पूरा मुकम्मल किया, ट्रेनिंग वगैरह की थी, मैच प्रैक्टिस की कमी थी, और सेलेक्टर्स ने पहले ही कहा था बिग बैट्समैन की परफॉर्मेंस पर नज़र रखेंगे। आगाज़ अच्छा किया, 34 रन उन्होंने बनाए, सेकंड हाईएस्ट अपनी टीम का स्कोर, बाद में 2 विकेटें भी ली, गो के उनकी टीम हार गई। लेकिन एक चीज़ नज़र आ रही है कि शादाब खान जो है वो फिट है और उनकी परफॉर्मेंस भी बेहतर है। आगे चलकर देखते हैं हमारे बाकी 3 प्लेयर्स की फॉर्म भी वापस आती है। साथ में जो सिडनी वाले वाक़ये का जिक्र हुआ, अब तो वाज़े हो चुका है, वो अब तो सारा इंटरनेशनल मीडिया के, इंडियन मीडिया ने भी मान लिया कि वो बंदा इंडियन था और इंडिया के पासपोर्ट पे 6 बार उसने सफ़र भी किया था। तो ये तो सारा इंडिया, आपको पता है, हर चीज़ में पाकिस्तान को लेकर आता है। हाँ, हमारे शो से हटकर बात है, लेकिन ये क्लियर करना ही ज़रूरी है कि क्रिकेट भी इससे इफेक्ट हुई थी, और मैच के बीच में भी ज़ाहिर है आपने देखा होगा कि प्लेयर्स को तवक्कुआत जो हट के रूल से मोबाइल फ़ोन वगैरह भी दिए गए थे। तो इंडिया ने बड़ी कोशिश की थी, लेकिन यहाँ से पीछे रह गया। इस चीज़ में पाकिस्तान ने अपना जो मौक़िफ़ था सही साबित किया कि उस बंदे का पाकिस्तान से ताल्लुक़ नहीं था। खैर, अच्छी चीज़ ये क्रिकेट हो रही है ऑस्ट्रेलिया में, जहाँ भी इस तरह के वाक़यात होते हैं क्रिकेट जारी रहनी चाहिए। और अब शायद उन लोगों को भी एहसास हो रहा होगा कि जो पाकिस्तान इतने अरसे तक आइसोलेट रहा था क्रिकेट से, तो यहाँ पर कोई आने को तैयार नहीं था, एक वक्त ऐसा रहा था। अब इन लोगों को भी एहसास हो रहा होगा कि इस तरह के वाक़यात किसी भी मुल्क में हो सकते हैं, जितना भी हो, लेकिन जो गेम्स हैं, ये सब एक्टिविटीज़ हैं, वो जारी रहनी चाहिए। खैर, हम दोबारा उधर आते हैं कि बाबर रिजवान शाहीन, आगाज़ बहुत ख़राब, लेकिन उम्मीद है अख्ताम अच्छा होगा। अभी बहुत सारे मैचेस बाकी हैं और शादाब के लिए अच्छी चीज़ है कि वो अच्छा आगाज़ करने में कामयाब रहे। बिल्कुल ठीक है। जाहिद साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी, श्रीलंका की अगर हम सियासत और क्रिकेट की बात करें, राणा तुंगा के केस है, श्रीलंकन क्रिकेट में जो सियासत का किरदार है, आपको क्या लगता है कि वो हद से ज़्यादा बढ़ गया है, और स्पेशली इस तरह के मामलात क्रिकेट की जो साख है, स्पेशली उनकी क्रिकेट बोर्ड की साख, उसको कितना नुकसान पहुँचाती है? देखें, श्रीलंका, पाकिस्तान, इंडिया या जो भी है, इन मुल्कों में आपको पता है सियासत जहाँ झूले भी जलाती है, खुशियाँ भी देती है, और यहाँ कैदोबंद की सहूलतें भी बर्दाश्त करना पड़ती हैं। और श्रीलंका के हालात भी आपको याद होगा, बहुत बुरे थे चंद साल पहले। और राणा तुंगा जो है ये वर्ल्ड कप के फाते टीम के कैप्टन हैं 1996 में, और क्योंकि ज़ाती तौर पर भी हम इनको मिल चुके हैं, वर्ल्ड कप 96 का जो फाइनल यहाँ ऑस्ट्रेलिया को हराया था उसके कैप्टन थे, हम कज़ाफ़ी स्टेडियम में मौजूद थे, और लगता ही नहीं था कि ये 2 गैर मुल्की टीमों का
क्योंकि यहाँ पे मैच हो रहा है, क्योंकि ओवरऑल तमाम 100% क्राउड की हमदर्दियाँ जो है श्रीलंका के साथ थी और इनकी क़यादत में श्रीलंका की टीम इंडिया को हराकर यहाँ पर पहुँची थी। अब बात उनकी गिरफ्तारी की हो रही है कि वो एक मजिस्ट्रेट हैं कोलंबो के, जिन्होंने ये आर्डर जारी किए हैं। बेसिकली वो जब सियासत में आए मुख्तलिफ ओहदों पर रहे, अब वज़ीर तेल थे, इनके भाई को गिरफ़्तार कर लिया गया और वो इस वक्त मुल्क में नहीं है। तो तेल की खुर्द-बुर्द के हवाले से, पैसे के हवाले से इन पर केस है। गोया कि क्रिकेट का इनसे लेना देना नहीं है, अलबत्ता सियासत की वजह से वो पकड़ में आ सकते हैं। राना टू सही। यूसुफ, आपकी जानिब आना चाहूँगी, अगर एशेज़ सीरीज़ का जिक्र करते हैं, एडिलेड में एशेज़ का अब ये तीसरा टेस्ट खेला जाएगा, पैट कमिंस की क़यादत में आपको क्या लगता है ऑस्ट्रेलिया को अपनी जो बरतरी है वो बरकरार रख पाएगा? देखिए, पैट कमिंस की वापसी इतनी तौर पर ऑस्ट्रेलिया टीम के लिए एक बेहतरीन चीज़ साबित होगी। उनके साथ साथ मैथ्यू न्यूम को भी प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया गया। अलबत्ता उस्मान ख्वाजा प्लेइंग 11 का हिस्सा बनने में नाकाम रहे हैं और दोपहर मैचेस भी वो नहीं खेल पाए थे, एक कमर की तकलीफ की वजह से उनको मौका नहीं मिला था। अब क्योंकि पैट कमिंस के आने से मिचेल स्टार्क की जो कुव्वत उसमें भी डबल इजाफा हो जाएगा और आपको पता है मिचेल स्टार्क अब तक सबसे ज़्यादा विकेट लेने में कामयाब हुए हैं और इंग्लैंड की टीम क्योंकि 2 बार उसको नाकामी का सामना करना पड़ा है। अब जो कल से मैच शुरू हो रहा है डिलेड में, उसके लिए टीम पर एक कमबैक करने का मौका भी होगा, क्योंकि चंद दिन पहले उन्होंने एक साहली इलाके का दौरा किया। उसका मकसद ये था कि उनको तरोताज़ा किया जाए, उनके जहन को फ्रेश किया जाए ताकि जो क्रिकेट का प्रेशर है वो कम किया जाए। आप देखते ही है कि इंग्लैंड की टीम से तफरी तो वो से कितना फ़ायदा उठाती है, किस तरह की वो अपनी तैयारी उसको मौका मिलता है और अपनी परफॉर्मेंस देने में कामयाब होती है। लेकिन जो है ब्रिस्बेन एयरपोर्ट पर जो वाक़या हुआ सिक्योरिटी के हवाले से तो थोड़ा सा उससे जो इंग्लैंड के खिलाड़ी उनको भी थोड़ा दबाव उस पर पड़ा होगा, क्योंकि उनकी जो सिक्योरिटी स्टाफ था उन्होंने मीडिया के नुमाइंदों से बदतमीजी की, जिसकी रिपोर्ट भी की गई और उसकी ऑफिशियल तौर पर उसकी शिकायत भी कर दी गई है। अब क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम के पास अच्छा मौका है कि फिर वो ऑस्ट्रेलिया की टीम के खिलाफ, इंग्लैंड की टीम के खिलाफ अपनी अच्छी प्लानिंग के साथ मैदान में उतर या टेस्ट भी अपने नाम करे, तो देखते हैं कि जो कल से जो टाकरा शुरू होगा इसमें इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की टीमें किस हद तक अपने आप को कमबैक करने में कामयाब होती हैं। सही। सलीम साहब, आपको क्या लगता है एशेज़ सीरीज़ में अब पैट कमिंस जो है उनकी टीम में वापसी हो रही है, ऑस्ट्रेलिया की पहले से बरतरी है, इंग्लैंड के लिए अभी भी मज़ीद आप कितनी स्ट्रगल देखते हैं, उनका कमबैक कितना ज़रूरी है? नहीं, इंग्लैंड के लिए कमबैक तो बहुत ज़रूरी है। ये मैच हार गए तो गई सीरीज़ इनके हाथ से, लेकिन इस वक्त इंग्लैंड की टीम का मोराल जो है वो इतना हाई लग नहीं रहा। उनकी टीम थोड़ा प्रेशर में भी लग रही है। फिर ऑस्ट्रेलिया की मीडिया बहुत हॉस्टाइल होता है, ख़ासतौर पर जब इंग्लैंड की बात हो, उनसे मैचेस हों तो ज़रा सी चीज़ें पकड़ता है। कभी गोल्फ खेलने चले गए, फिर उन्होंने जो वो डे नाइट मैच वो प्राइम मिनिस्टर 11 से अपने प्लेयर नहीं भेजे थे, उस पर भी बड़ा क्रिटिसिज्म आया। फिर अभी जो उनका जो गार्ड थे उन्होंने कैमरामैन के साथ बदतमीज़ी की, उस चीज़ को बहुत, तो ऑफ द फील्ड भी चीज़ें बहुत इंग्लैंड के लिए इकट्ठे हो रही हैं और फील्ड में वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे। बेसबॉल का बहुत शोर था, वो भी चीज़ अब ख़त्म ही तकरीबन हो गई है और जो उनके कोच है मैकुलम वो भी बहुत ज़्यादा तनकीद की जद में है, तो बहुत मुश्किल होगा इंग्लैंड के लिए कम बैक करना। दूसरी तरफ अगर हम देखें ऑस्ट्रेलिया के कमिंस भी वापस आ गए, उस्मान ख्वाजा टीम में जगह नहीं बना सके और लग ऐसा रहा है कि उनका कैरियर शायद अब ख़त्म हो जाएगा, एज भी उनकी अब ज़्यादा हो चुकी है। फिर इस जब बैक इंजरी का वो शिकार हुए थे तो उस बारे में भी कहा गया था कि मुसलसल वो गोल्फ खेलते रहे मैच से पहले, उन्होंने खुद अपनी कमर हर्ट की, अब आराम नहीं किया, जिसकी वजह से उनको इंजरी, बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म उनके ऊपर आया था। तो अब शायद ऐसा लगता है कि उनका कैरियर ये ख़त्म हो जाए। तो अब तक की जो चीज़ें हैं उसमें तो ऐसे ही दिखाई दे रहा है कि ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी है। इससे हटकर एक बात और बताओ, अभी मैंने एक अपडेट देखी, एक मारूफ क्रिकेट की वेबसाइट है, उस पर जो अज़हर महमूद का एक कुछ कोट्स आए हैं जिसमें उन्होंने तस्दीक की कि अब वो पाकिस्तान टीम के साथ उनका मुआहदा ख़त्म हो चुका है। उनका कहना था कि मार्च तक उनका कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन क्योंकि मार्च तक कोई टेस्ट होना नहीं है तो अब राहें जुदा करनी है। आपको पता होगा हम लोगों ने ये खबर ब्रेक की थी 2-3 दिन पहले। सही। इसके साथ साथ मैं जाहिद साहब आपकी जानिब आना चाहूँगी, भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान चौथा T20 अब कल खेला जाएगा। इस मैच को लेकर अब क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्योंकि जब ओवरऑल इनकी पूरी सीरीज़ का आगाज़ हुआ था T20 से पहले टेस्ट की, तो साउथ अफ्रीका से एक्सपेक्टेशंस जो थी वो बहुत हाई थी। देखिए उधर जो तीसरा मैच था वो तो बिल्कुल ही वन साइडेड हुआ। इससे पहले जो पहला मैच है जो इंडिया जीता था उसमें एक मौके पे तो साउथ अफ्रीका का पलड़ा भारी था और आपको याद होगा हार्दिक पांड्या ने बहुत उम्दा जो है वहाँ पे बैटिंग की
और तवील अरसा के बाद पांड्या आए थे तो वो मैच इंडिया जीता था, जबकि दूसरा मैच साउथ अफ्रीका के हिस्से में रहा। ओवरऑल देखा जाए तो ऑन पेपर तो इंडिया की टीम बहुत बेहतर है, लेकिन शायद उनको एक नुकसान होगा क्योंकि अक्षर पटेल बड़े अरसे से उनकी टीम में मौजूद है, बहुत अच्छे ऑलराउंडर हैं, बल्कि कहना चाहिए रविंद्रा जडेजा की कमी भी उन्होंने पूरी की है। वो तबीयत की नासाजी की वजह से अब जो है चौथा मैच नहीं खेल सकेंगे, उनकी जगह एक नए खिलाड़ी शहबाज अहमद को शामिल किया गया है। ओवरऑल जो है ऑन पेपर देखा जाए तो इंडिया का पलड़ा बहरहाल भारी दिखाई देता है, लेकिन साउथ अफ्रीका माजी में भी आपको पता है एक मैच बहुत अच्छा खेलती है, फिर एक मैच जो है बिल्कुल हार भी जाती है। लेट्स सी के सीरीज का नतीजा क्या निकलता है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है। आप तीनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया, हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।